गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द रिवीजन क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोगों ने पिछले क्लास में एंड अप किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक्स पार्ट्स को पढ़ा था। बेसिक्स पार्ट्स कहने का मतलब फिर उसके बारे में जाना, यानी प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना, एंड देन आफ्टर उनके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था। इंपॉर्टेंस के साथ साथ नेचर के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने बताया था कि सर अब जो है ना आपका मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला था। मेन पार्ट जो हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस भी किया अपने पिछले क्लास में, दैट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स व्हिच वाज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना पूरा किया था। 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, जिसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दिया कि सर अगर आपको ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करना है तो कुछ टेक्निक जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस टेक्निक्स में कौन कौन सा टेक्निक्स आता है? सबसे पहले आपके पास आया था फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे हम लोगों ने वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। सर प्लानिंग करने के लिए हम लोगों ने 4 लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया था, यानी 4 लोग आए प्लानिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए और 4 लोग आए आपके प्रोडक्शन को प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो 4 टोटल 8 लोग, यानी फंक्शनल फोरमैनशिप में टोटल 8 लोगों का बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, देन आफ्टर अपने पास आया सिंप्लीफिकेशन, फिर आया स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद फिर सर कुछ वर्क स्टडीज के बारे में बात किया हमने, जिसमें टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ठीक है, फिर मोशन स्टडी, इन कुछ स्टडीज के बारे में हम लोगों ने बात किया। देन आफ्टर फिर आता है आपके पास लास्ट, जिसमें हम लोगों ने ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया भी था आपको कि इस बार के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन मेंशन था, यानी डिफाइन के फॉर्म में या फिर लॉन्ग आंसर के फॉर्म में, कि सर विथ एग्जाम्पल आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। विथ एग्जाम्पल कहने का मतलब सर लास्ट पॉइंट अपना जो था ना, जहां पे हम इफिशियंट और इनइफिशियंट वर्कर्स को अलग कर रहे थे। ठीक है, इफिशियंट और इनइफिशियंट वर्कर्स को अलग कर रहे थे। गुड इवनिंग। इफिशियंट और इनइफिशियंट वर्कर्स को अलग कर रहे थे, एक बार देख लीजिएगा। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद टेक्निक्स थे फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे हम लोगों ने बोला कि 8 लोगों के बारे में बात करना है, और ये रहे 8 लोग। सबसे पहले प्लानिंग में 4 लोग और प्रोडक्शन में 4 लोग। ठीक है, देन आफ्टर फिर आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, फिर वर्क स्टडी। तो यहाँ पे 4 तरह का वर्क स्टडी के बारे में पढ़ना था। मेथड स्टडी है सबसे पहला, उसमें वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग द जॉब। मोशन स्टडी, यू नीड टू एलिमिनेट ऑल द अनएसेंशियल रिसोर्सेज या वेस्टफुल रिसोर्सेज या वेस्टफुल मूवमेंट्स। उसके बाद है फिर टाइम स्टडी। एक प्री डिटरमाइंड टाइम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए किसी भी टास्क, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एंड देन आफ्टर फिर उसके बाद आपके पास आता है फटीग स्टडी। मैंने बताया था एफ फॉर फटीग, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम चेंज हो गया। हाँ वेदांत, टाइम चेंज हो गया है क्योंकि मॉर्निंग में इफेक्टिवली हम लोग क्लासेस को रन नहीं कर पा रहे थे। मेरे वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी था, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग था और मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था। चलिए, तो अब जो टाइमिंग फिक्स किया गया, दैट इज द फिक्स टाइम टिल वी कंप्लीट योर सिलेबस। जब तक हम लोग आपका पूरा रिवीजन नहीं करवा देते, हम लोगों का सिलेबस जब तक खत्म नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग पूरा रिवीजन नहीं करते, तब तक ये टाइम एकदम फिक्स कर दिया गया है। दैट इज द फिक्स टाइम, दैट इज 5 to 6 o'clock इन द इवनिंग। उसके बाद फिर बोला गया फटीग स्टडी के बाद फिर द लास्ट वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। आप अपने सैंपल पेपर को अगर बनाए होंगे इस बार, तो सैंपल पेपर में भी डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम को देखना पड़ा होगा। ठीक है, यहां पे इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर दोनों को हम अलग कर देते हैं, और यहां पे हम ना पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या डालते हैं ना, कि सर इनइफिशिएंट वर्कर्स जो है ना वो मोटिवेट हो जाएंगे, और वो भी इफेक्टिव और इफिशिएंट वर्कर बनना चाहेंगे, क्योंकि उनको पैसा कम मिल रहा होगा। इफिशिएंट वर्कर को हम ज्यादा पैसा देंगे, इनइफिशिएंट वर्कर को पैसा कम मिलेगा। ठीक है वेदांत, गेट वेल सून सर। हाँ, इतना भी तबीयत खराब नहीं है, ठीक है, चलो।
उसके बाद है फ्यूल्स। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो ध्यान से सुनिएगा। फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले जानते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, एंड दीज 14 प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड एज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चार जो थे, जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे, वो चारों के चार साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, और यहां जो एफडब्ल्यू टेलर ने जो दिए वो चार के चार साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, बट यहां हेनरी फ्यूल ने जो प्रोवाइड किया दैट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले एक एक लाइन बाय लाइन और हम लोग क्या है ना सीक्वेंस के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहने का मतलब सर वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। यहां कोई भी, अब देखो कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं तो पूरा ही समझेंगे। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट देना है, मगर यहां बताया नहीं गया कि कितने टुकड़ों में बांटना है। फंक्शनल फोरमैनशिप में बताया गया था कि प्लानिंग करेंगे तो 4 लोग आ जाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो 4 लोग आ जाएंगे, वहां पे फिक्स किया गया। यहां पे कोई भी फिक्सिंग नहीं किया गया। यहां सिर्फ बताया गया सर डिवीजन ऑफ वर्क, यानी वर्क को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, ताकि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर में बर्डन नहीं आए। ठीक है। सेकेंड वन, फॉर एग्जाम्पल यहां मेंशन है टू ओपन अ बैंक अकाउंट देयर आर डिफरेंट काउंटर्स इन अ बैंक। अब आप बैंक तो गए होंगे, है ना, जब आप बैंक में जाते हो तो देयर आर डिफरेंट काउंटर। एक जगह फॉर्म मिलता है, एक जगह फिर आपको फॉर्म फिल करके जमा करना होता है, देन आफ्टर वो क्या करते हैं उसको क्यू में लगाते हैं। क्यू में लगाने के बाद देन आफ्टर फिर क्या होता है कि वहां से क्यू रिमूव किया जाता है, यानी एक्सेप्टेंस दिया जाता है। एक्सेप्टेंस देने के बाद आपका केवाईसी होता है, जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचते हो। केवाईसी करने के बाद एट लास्ट स्टेज आपका अकाउंट ओपन होता है। तो देयर आर डिफरेंट विंडोज जहां पे आप जाते हो, एंड देन आफ्टर अब देखो बैंक में किसी एक पर्सन के ऊपर में बर्डन नहीं आया। ठीक है, चलिए, पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा नंबर फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगा और टिल योर लास्ट चैप्टर तक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर तक आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगा। अथॉरिटी का मतलब पावर। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है ना, पावर। जस्ट अ सिंगल वर्ड अगर हम इसको डिफाइन करें, द पावर ऑफ डूइंग वर्क। द पावर ऑफ डूइंग अ वर्क इज कंसिडर्ड एज अथॉरिटी, यानी आपके पास अथॉरिटी है, यानी आपके पास पावर है कि आप उस काम को पूरा कर सकते हो। और साथ ही साथ आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर सिंगल वर्ड बोले तो दैट इज ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क इज कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दोनों साथ में चलता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी को क्या बोले, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोला गया, ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क यहां मेंशन किया गया है। देखिएगा, देखो यहां मेंशन है ना, दीज टू ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, यहां पे एक स्टेटमेंट आ गया कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट विदाउट अथॉरिटी इज नथिंग, कुछ नहीं है। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है ही नहीं तो आप कैसे काम को कर पाओगे। आपके पास पावर नहीं, ऑब्लिगेशन तो दे दिया गया बट पावर नहीं है आपके पास। ठीक है, और अथॉरिटी यहां पे डाउनवर्ड फ्लो होता है। डाउनवर्ड फ्लो कहने का मतलब ये अथॉरिटी होता है सुपीरियर के पास और पहुंचता है किसके पास, सबऑर्डिनेट के पास। ठीक है, चलिए यहां पे देखो मेंशन्ड है मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग ड्यूटी। क्योंकि भैया पावर ही नहीं है तो काम क्यों करें, कैसे करें, कब करेंगे काम। ठीक है, चलिए सर तो से स्पेशलाइजेशन भी होता है, इससे डिवीजन ऑफ वर्क से। हाँ सर बिल्कुल, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क भी होता है, ये हम लोग बात करेंगे सर। बट जब डिवीजन ऑफ वर्क के और उसके कंपैरिजन के बारे में आएगा ना, अभी आएगा और भी पॉइंट्स आएगा, इक्विटी आएगा, डिसिप्लिन आएगा, तो वहां पे हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वहां इस वर्ड को यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर वो आ गया डिसिप्लिन। देखो सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप किसी को पावर दे देते हो एंड देन आफ्टर उसके पास कोई काम नहीं है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, तो वहां पे भी ये क्या बोला जाता है, यूजलेस। यानी इसीलिए कहा गया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड, यानी साथ साथ चलते हैं। अगर अथॉरिटी दे रहे हो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अगर अथॉरिटी दिया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है ना, द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक सिंगल वर्ड में अगर बात किया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलो इन डूइंग एनी काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, किसी भी टास्क को करने के लिए आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूज कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हो, दीज आर कंसिडर्ड एज अ डिसिप्लिन इन द केस ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि अगर भैया किसी भी काम को करना है ना, तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी आप भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। जैसे अभी आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अभी 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा और 10 घंटा जरूर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यानी आप एक डिसिप्लिन वे में पढ़ रहे होंगे। डिसिप्लिन वे कहने का मतलब सर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस
स्टडीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इंग्लिश और हिंदी भी है। ठीक है, तो आप इंग्लिश और हिंदी पे भी उतना ही टाइम देते होंगे जितना टाइम अकाउंट को और बीएसटी को देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रूल है, आप देख लो। ठीक है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे आप बना रहे हो और यहाँ पे हमारे हेनरी फ्योल ने बोला है कि भैया विदाउट डिसिप्लिन कोई भी काम को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, यानी कर सकते हो बट इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं होगा। उसके बाद फिर बोला गया थर्ड नंबर, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर। अब देखो यहां पे जो है ना यूनिटी ऑफ कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दो ऐसा कंसेप्ट है जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब कमांड कौन देने वाला है, तो सर सुपीरियर, याद रखना है। देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। कितने सुपीरियर होंगे, वन सुपीरियर। देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर टू whom यू आर अकाउंटेबल। आ गया ना तीसरा वर्ड अकाउंटेबल। सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा अथॉरिटी, फिर हम लोगों ने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर हम लोगों ने अभी तीसरा वर्ड पढ़ लिया दैट इज अकाउंटेबल। और दोनों नहीं, तीनों वर्ड साथ में आते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया अथॉरिटी का मतलब पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ डूइंग द टास्क, एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। तो सर सुपीरियर आंसरेबल होगा या सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा, आप बताओ। तो सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा सर, आपका आंसर मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा, तो सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू whom, टू देयर सुपीरियर। ठीक है, सबऑर्डिनेट हमेशा आंसरेबल होंगे किसके लिए भैया, तो सुपीरियर के लिए। क्यों, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड में एक लाइन याद रखना है, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, हु कैन असाइन हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू whom दे आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। जैसे एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल यहां पे देखो क्या मेंशन है ना, एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड बाय वन सुपीरियर टू एक्सेप्ट ओनली कैश पेमेंट। सर सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि भैया तुम सिर्फ और सिर्फ कैश में पेमेंट लोगे, यानी कोई भी चीज अगर बेचते हो तो कैश में रिसीव करोगे पैसा। अब देखो दूसरा, while the other superior asked him to accept both cash and credit card payments। अब दूसरा सुपीरियर आया और उसने बोला भैया तुम कैश में भी बेच सकते हो और कार्ड पेमेंट भी ले सकते हो, बिकना चाहिए। ठीक है, अब बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ डिसेंट एम्प्लॉय जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, क्या करोगे वहां पे। मैं तो रहूंगा तो साफ काम नहीं करूंगा, क्योंकि भैया एक ने कहा कार्ड से पेमेंट नहीं लेना है, दूसरे ने कहा कार्ड से पेमेंट लो। ठीक है, तो आप दोनों में से किसका बात सुनोगे, आप तो ओबीडियंट हो ना, तो किसका बात सुनोगे, आप तो कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसका बात सुनोगे बताओ। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, एम्बिग्विटी आ गया। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड को हमेशा फॉलो करना है कि सर कि जितने भी टास्क है ना उन सब के लिए एक सुपीरियर को असाइन किया जाए। देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर जो आपको टास्क असाइन करेगा और आप सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आंसरेबल होंगे, कोई दूसरा उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपसे जवाब नहीं मांग सकता है। ठीक है, रोनित चौरसिया सर इतना लंबा लंबा आंसर, हाँ लिखना तो पड़ेगा बच्चा, बिहार बोर्ड। और लंबा आंसर कहाँ है, ये तो सोच करके लिखना है बच्चा, छोटा छोटा सा आंसर उस होता है, कहाँ ज्यादा आंसर्स बड़ा है। चलिए, उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ, मैं तो और सिंगल पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि आप एक सिंगल पॉइंट याद रखो जो आपके आंसर को ना वेटेड बना दे। ठीक है, जो वजनदार बना दे, लगे कि नहीं आपने कुछ एक स्पेसिफिक स्टडी किया है, ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको और उस लेवल का आंसर लिख सको। ठीक है, और आपके जैसा लेवल का आंसर कोई नहीं लिखने वाला है, तो आप उस तरीके के आंसर्स को लिखोगे, बुक को रट करके आंसर लिखोगे तो सबका सेम आंसर होगा। और सबका सेम अगर आंसर होगा तो चेक करने वाला जो है, वहां बैठा हुआ जो चेक करने वाला जो है ना भैया, उसको पता चल जाएगा कि सब एक ही घाट के पानी पियो। ठीक है, मतलब एक ही जगह से तुमने उतार दिया है या छाप दिया है या तुमने लिखा है, हो सकता है चोरी किया है, तुमने खुद से भी लिखा है, फिर भी तो इम्प्रोवाइज योरसेल्फ, खुद से आंसर बनाने का ट्राई करो। यूनिटी ऑफ कमांड के साथ साथ आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी देखो कमांड और डायरेक्शन में अंतर क्या है सर, तो यूनिटी ऑफ कमांड आपको क्या कह रहा था, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वहीं पे बोलता है ना, ऑल द यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट देयर शुड बी, यहां पे बोला जाता है वन हेड वन प्लान, यानी कि एक आदमी अगर फॉलो कर रहा है, वन एक आदमी नहीं सॉरी, मतलब अगर हम लोग कोई भी काम को पूरा कर रहे हैं ना, तो सर हमारा सब लोगों का, हम जितने भी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं ना, उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक। देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान, एक हेड होना चाहिए एक प्लान के लिए। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो ये भी मैंने सिंगली एकदम बताया, एक वर्ड में बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला जाता है, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर, और यहां बोल दिया गया सर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी काम करो। ठीक है,
गोल हमारा फोकस्ड होना चाहिए, यानी देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला गया, यहां देखो डिफरेंशिएशन है यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन का, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। दो डिफरेंशिएशन है इस चैप्टर में जिसको हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के आपके पास आएंगे, और सेकंड नंबर डिफरेंशिएशन जो है एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यूल्स के अप्रोच के बारे में है। यानी हेनरी फ्यूल, सिंपली बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन हेनरी फ्यूल एंड एफडब्ल्यू टेलर। वो डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाता, मगर उस डिफरेंशिएशन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पूरा कर सकते हैं कि आखिर हेनरी फ्यूल कौन था, हेनरी फ्यूल क्या काम करता था, हेनरी फ्यूल का अप्रोच कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है अपना छठा नंबर सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है चेंजिंग। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्या करने को कहा गया, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी अगर आप सिंगल इंडिविजुअली काम करना चाहते हो, जैसा चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हम लोगों ने कि नहीं भैया मैनेजमेंट बोलता है ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी कहने के इट इज नॉट परफॉर्म बाय एनी सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल सारे मैनेजमेंट के प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो यहां भी बोला गया कि अगर आप इंडिविजुअल एफर्ट लगा रहे हो, तो हेनरी फ्यूल ने साफ मना कर दिया, नहीं इंडिविजुअल एफर्ट मत लगाओ, ग्रुप एफर्ट लगाओ। यानी इंडिविजुअलिज्म को छोड़ो और जनरल इंटरेस्ट में आओ। जनरल इंटरेस्ट कहने का मतलब कि जो सारे लोगों का इंटरेस्ट है, यानी सारे लोग जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन का मतलब चेंजिंग हो गया, चेंजिंग ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा चीज जो हेनरी फ्यूल ने आगे बढ़ करके कहा कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉय शुड हैव टू पे, हैव बीन पेड सर फेयर एंड स्टैंडर्ड रेम्यूनरेशन। यहां देखो लिखा ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फेयर पे, उनको मिलना चाहिए फेयर पे एंड कॉम्पनसेशन टू एस्टैब्लिश अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, द एम्प्लॉइज बी गिवन फेयर वेजेस। सर अगर आप जिस लेवल से काम कर रहे हो, जिस बेस से काम कर रहे हो और जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप उस लेवल का, उस बेस का, उस पोस्ट का पेमेंट नहीं मिलता है, तो क्या आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सकते हो अपना? नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो हेनरी फ्यूल ने वर्कर्स के लिए बताया कि सर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या कहता है सर? कहता है ना कि एम्प्लॉय शुड हैव फेयर वेजेस एंड पे एंड कॉम्पनसेशन ऑल्सो। ठीक है, चलिए तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कहा गया। उसके बाद बोला गया दो चीज आ गया सर साथ में, 7 नंबर था अपना रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देन आफ्टर अपने पास आ गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका बात अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, एंड वेदांत अभी आपने पूछा भी था, तो यहां पे हम लोग उस कंसेप्ट को देखेंगे। सर सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सर यहां भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। तो क्या है सर? तो सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है ना, जो डिसीजन लेगा सिर्फ एक, यानी सेंट्रल डिसीजन लिया जाएगा और उसी सेंट्रल डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, यानी एक पर्सन ही डिसीजन लेता है, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। ठीक है, दैट इज अथॉरिटी, और वो बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, मतलब एक ही कोई होगा जो कि वो डिसीजन लेगा। बट डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन कह देता है कि नहीं भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही पर्सन आएगा, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर डिसीजन ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं कि सर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक लेवल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, फिर लोअर, मिडिल और टॉप, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम वहां पे कहते हैं ना कि सर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बट यहां एक कंडीशन आ गया कि सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सर बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, कभी भी चेंज हो सकता है, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, तो इसीलिए कहा गया ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होता है और डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखना है इसको। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, स्केलर चेन। बहुत अच्छा है ये स्केलर चेन। स्केलर चेन का डायग्राम पहले देख लो और इस डायग्राम से ही आप समझ जाओगे कि स्केलर चेन होता क्या है। स्केलर चेन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहने का मतलब सर फ्रॉम द टॉप लेवल टू मिडिल लेवल एंड देन आफ्टर मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, दैट इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देखो बच्चा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऐसे इसी तरीके का डायग्राम होता है। ये इंडिकेट किया गया ना कम्युनिकेशन चैनल को बनाने के लिए। एंड देन आफ्टर एक रूल जो आता है, दैट इज एक्सेप्शन टू द रूल,
गैंग प्लैंक, जहां पे बोला गया ना, अभी देखो क्या बोला गया कि सर स्केलर चेन में क्या होता है ना, टॉप मिडिल से बात करेगा, मिडिल लोअर से बात करेगा और बीच में कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी याद रखना है, ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप सेम लेवल पे सारे लोगों से बात कर रहे हो, सेम लेवल पे सारे लोगों से बात कर रहे हो, तो दैट कंसेप्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गैंग प्लैंक, दैट इज एक्सेप्शन टू द स्केलर चेन। याद रखना है, एक्सेप्शन टू द स्केलर चेन, ठीक है। गैंग प्लान इमरजेंसी, वेरी गुड वेदांत, एक वर्ड याद रखना था, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और ये सीयूईटी में भी पूछा जाता है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग स्केलर चेन यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं, तो दैट इज द थ्योरी ऑफ गैंग प्लान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर बताया गया 10 नंबर अपने पास, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं, ठीक है, कि ऑर्डर 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 नहीं, ऑर्डर का मतलब होता है ना सीक्वेंस, ठीक है, इन अ सीक्वेंस, किसी भी काम को अगर हमें करना है तो इन अ सीक्वेंस करना है। जैसे देखिए मैं लिखा हुआ है, एवरीथिंग शुड बी एट अ राइट प्लेस एंड अ सोशल ऑर्डर मींस अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीवन शुड बी एट अ राइट प्लेस, ठीक है। यहां पे बोला गया ना सिंपली कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ प्रॉपर प्लेस। जैसे देखो घर में हम लोग अभी यहाँ पे क्लास करेंगे एंड देन आफ्टर घर पे पहुंचेंगे, दरवाजे पे जूता खोलेंगे और मोजा आराम से जूता के अंदर लगाएंगे एंड देन आफ्टर फिर हम लोग अंदर जाएंगे, अपने शर्ट जैकेट्स को उतारेंगे प्रॉपरली, हम लोग, हमारे पास अलमीरा है एंड देन आफ्टर अलमीरा में हम लोग पुटअप करेंगे, है ना। कितना अच्छा से प्रोसेस समझ में आ रहा है और कितने अच्छे से हम लोगों ने ऑर्डर को फॉलो किया, और इस ऑर्डर को अगर आप फॉलो करते हो, और ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा, आप हेनरी फॉल का बात को मान रहे हो, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो यू आर वायलेटिंग द रूल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एवरीथिंग शुड बी एट द राइट प्लेस एंड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। ये प्रिंसिपल हम लोगों को हमारे घर में मम्मी से अच्छा कोई नहीं समझा। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल दे दीजिए ग्लास वाला। नहीं भाई ग्लास वाला नहीं, प्रॉपर ऑर्डर रखने के चक्कर में ग्लास वाले में क्या होता है, अभी मैं जैसे कि घर पहुंचा, घर पे मम्मी अगर नहीं है, देन आफ्टर मुझे अगर बर्तन धोना धोना पड़ रहा है, अगर मैं बर्तन धोता हूँ, ठीक है, और मेरे पास 5 ग्लास है, सबका साइजेस अलग अलग, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, धो करके एक ग्लास एक ग्लास एक ग्लास एक ग्लास एक ग्लास, 5 ग्लास था, पांचों ग्लास एक जगह। मम्मी आई एंड देन आफ्टर, अरे ग्लास कहाँ गया, ग्लास तो गायब है, एक ही ग्लास दिख रहा है सबसे बड़ा वाला, बाकी कोई ग्लास नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया था ना कि सब ग्लास को एक पर एक रख दिया था, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर। द प्रॉपर ऑर्डर इज कि हर एक ग्लास अपने अपने प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। जैसे गर्मियों में पानी का बॉटल फ्रिज में होना चाहिए, टेबल पे नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर, फिर 11 नंबर आपके पास है इक्विटी। इक्विटी में बोला गया, अभी देखो इक्विटी है ना, इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, जो कि हम लोगों को प्रॉपरली दिया जा रहा है, आपको भी पता है ना, इक्विटी मिलता है। मैनेजमेंट शुड ट्रीट एम्प्लॉय विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस एंड इक्वालिटी कहने का मतलब जो बोला गया ना कि सर यहां एक वर्ड याद रखना, फेवरेटिज्म से इरेलेवेंट टू द फेवरेटिज्म। इससे देखो अगर मैं एनालाइज करूं ऐसा, तो आपके पार्ट में तो ऐसा क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ फिर भी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इक्विटी वाला जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इररिलेवेंट टू फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म किसमें नहीं करना है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जहां पे हम फेवरेटिज्म को अवॉइड करते हैं, तो दैट इज इन द पार्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कि देयर शुड बी अ बैलेंस, है ना। हम लोग हर एक एम्प्लॉइज को सेम नजर से देखेंगे, सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह का कोई फेवरेटिज्म शो नहीं करेंगे। सर क्वेश्चन कब मिलेगा अकाउंट्स का, अंकुर यदुवंशी? कल मिल जाएगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाह सब बल्क में आए हैं एकदम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सब लग रहा है एक जगह बैठे हुए हैं एंड देन आफ्टर सब एक जगह से मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लास करते हैं आगे। उसके बाद है स्टेबिलिटी, मिल जाएगा कल मिल जाएगा, एनी आओ। बीएससी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बीएससी में आप लोगों को टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि 30 टू 40 क्वेश्चन है, सॉरी 30 टू 40 क्वेश्चन सॉल्व किया, 40 या 45 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके पास शॉर्ट आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, जिसमें डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन भी होगा, और एज वेल एज लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 12 या 13 आपके पास है, तो 12-13 लॉन्ग आंसर्स करने के बाद आप एबल हो जाओगे कि 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। 8 होगा 8 उसी में से रहेगा, उसी में से नहीं रहेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब उसमें से ही आना चाहिए, ठीक है। चांसेस ज्यादा यही है कि उसमें से आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको पूरी तरीके से आपके सामने दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रीवियस पैटर्न को हम लोगों ने स्टडी किया एंड देन आफ्टर वो क्वेश्चंस निकाला गया। नहीं मिला है सर, धांशु तिवारी मिल जाएगा बच्चा, आप किसी स्टूडेंट से किसी रेगुलर स्टूडेंट से आप कांटेक्ट कर लो। चलिए देन आफ्टर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, देन आफ्टर आपके चार्ट्स को भी देखेंगे। प्रिंस गेमिंग क्रिएटर, टूट
पेपर लीकर, अरे भाई ये सब बोल दोगे बंद हो जाएगा चैनल फिर मेरा। मेरा नहीं मतलब ये, ठीक है, ये सब नहीं है। बस देखो क्या है ना कि आपको भी पता है बोर्ड पैटर्न, एंड देन आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप खुद से अगर 10 साल का क्वेश्चंस बना लोगे तो उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का जरूरत होगा नहीं। बट फिर भी ऑन योर डिमांड कि सर क्वेश्चंस होना चाहिए कुछ, भैया हमने आपसे पढ़ा है तो आप कुछ ऐसा क्वेश्चंस दो जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो वो एग्जाम में आए, है ना। बंद करना है प्रिंस गेमिंग क्रिएटर, आपको क्या झूठ लग रहा है। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में बोला गया, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में क्या कहा गया ना कि सर इंप्लॉइज टर्नओवर, इसको भी मैं एक स्टेटमेंट में बताऊंगा कि इंप्लॉइज टर्नओवर शुड बी केप्ट टू मिनिमम, ठीक है, इंप्लॉइज टर्नओवर शुड बी केप्ट टू मिनिमम। यानी सर कोई पहले दिन काम करने आए और उसको लाद दो काम दे करके, ठीक है, कि नहीं तुम नहीं करोगे तो घर नहीं जाना है, ठीक है, वो पहले दिन ही काम छोड़ करके चला जाएगा। कि भाई ऐसे भी कोई काम करवाता है क्या कि पहले दिन इतना सारा काम, नहीं। इंप्लॉयज टर्नओवर शुड बी केप्ट टू मिनिमम कहने का मतलब हेनरी फ्योल कितना अच्छा सोचते हैं वर्कर्स के बारे में। उन्होंने कहा कि वर्कर जो हमारे यहाँ काम करते हैं ना, पहले उनको थोड़ा 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 करके काम दिया जाए ताकि वो भी अपनी जॉब सिक्योरिटी को महसूस करें, एंड देन आफ्टर इस काम को पूरी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ पूरा करें। तब जाकर के तो उनको आदत होगा ना, दे आर गेटिंग स्पेशलाइज्ड, तभी जाकर के तो वो काम हमारा पूरा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर शुड बी केप्ट टू मिनिमम। एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। देन आफ्टर फिर आपके पास आ गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, और ये ऐसा वर्ड है जो शुरू से लेकर के एट द एंड ऑफ द चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 तक आपके पास आएगा, ठीक है। इवन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी इनिशिएटिव आएगा, ठीक है। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, मैंने लिखवाया भी है और सुन भी लो, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, यहां लिखा भी हुआ इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। ये बोला जाता है ना कि सर वर्कर्स को इतना मोटिवेट करना है, वर्कर्स भी मोटिवेट हो, एंड देन आफ्टर दे आर आल्सो एबल टू टेक द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहने का मतलब टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, यानी कि सर सबसे पहला कदम, और वो भी विद द सेल्फ मोटिवेशन, ताकि आप अपने काम को पूरा कर सको, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सको। दैट इज द पार्ट ऑफ इनिशिएटिव। और हेनरी फ्योल ने ये वर्कर्स के लिए कहा है, ठीक है, आपने वहां काम करने वाले सुपीरियर्स के लिए कहा है कि सर सुपीरियर शुड हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सबऑर्डिनेट आपसे ही तो सीखेंगे और आपसे ही तो मोटिवेट होंगे। देन आफ्टर आता है स्पिरिट डे क्रॉप, दैट इज द लास्ट फंक्शन, last principle of general management which was given by Henry Fayol, spirit de corps। स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। एक वर्ड याद रखना है, स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट कहने का मतलब सर यहां लिखा है शुड फॉस्टर टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज। यहां पे बोला गया ना, एफर्ट शुड बी मेड टू इंश्योर ग्रुप कोहेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी काम, एफर्ट ऐसा डालना है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी काम अगर हम लोग पूरा करना है, कोई भी काम अगर करना है तो एक ग्रुप एफर्ट्स के साथ हो, कोई भी इंडिविजुअल एफर्ट ना हो। और अगर ऐसा बोला गया तो आपको एक प्रिंसिपल याद होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से आपको अपने प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा, अपने रूल्स को चेंज करना पड़ेगा और जनरल इंटरेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर प्रायोरिटी कम दोगे और अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, ठीक है। कब मिलेगा काउंट्स का, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चा, मिल जाएगा कल, कल मिलेगा। चलिए, देन आफ्टर फिर ये 14 प्रिंसिपल्स खत्म होने के बाद यहाँ पे आ गया फ्योल वर्सेस टेलर। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन तो हेनरी फ्योल ने ना पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाया, और इन्होंने ना मतलब इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी कह सकते हो और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले है हेनरी फ्योल, जिसका अभी हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल पढ़ा, एंड देन आफ्टर एफडब्ल्यू टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिया, तो वो भी एक बेसिस है डिफरेंशिएशन का। सर फोकस, तो यहां पे देखो हेनरी फ्योल ने क्या फोकस किया ना कि मैनेजमेंट अपनी को इंप्रूव करे, बट यहां एफडब्ल्यू टेलर ने बोला गया ना कि सर हम ना वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ध्यान देना, एक तरफ मैनेजमेंट के बारे में बात किया जा रहा है और एक तरफ वर्कर्स के बारे में बात किया जा रहा है। एफडब्ल्यू टेलर वर्कर के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते थे और ये मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते थे, ठीक है। देन आफ्टर एप्लीकेबिलिटी, तो सर हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट एफडब्ल्यू टेलर जो है ना स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है ना ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो कुछ ही इंस्टीट्यूशन है जो एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सब प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। देन आफ्टर पे आपके पास आया पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है, तो सर
हेनरी फ्योल में होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट वही एफडब्ल्यू टेलर में होगा ना ऑपरेटिव लेवल, जो काम करते हैं, ठीक है, यानी वर्कर्स के बारे में बात हुआ है तो जो काम कर रहे हैं, बट इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बात किया तो मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, तो टॉप लेवल बनाता है, ठीक है। देन आफ्टर आपके पास आता है पर्सनालिटी। तो सर पर्सनालिटी इन द सेंस की क्या करते थे, ठीक है, तो प्रैक्टिशनर थे और रिसर्चर थे, कौन, हेनरी फ्योल, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा। और एफडब्ल्यू टेलर क्या थे भैया, तो साइंटिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने कौन सा मैनेजमेंट दिया, और इन्होंने जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद सर टेक्निक्स, तो ये जनरल मैनेजमेंट के थे और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफडब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्योल। एक सबसे बड़ा डिफरेंस कि सर हेनरी फ्योल जो थे वो, ये जो क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव में, प्रैक्टिशनर थे और रिसर्चर थे। हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर जो थे ना, ही इज अ साइंटिस्ट, एक रिसर्चर थे और दूसरा साइंटिस्ट थे। एक का अप्रोच मैनेजमेंट के लिए था, एक का अप्रोच वर्कर्स के लिए था, ठीक है। वर्कर्स के लिए अप्रोच एफडब्ल्यू टेलर ने लिया और हेनरी फ्योल ने लिया मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने कहा मैनेजमेंट को ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हेनरी फ्योल ने वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा और कहा मैनेजमेंट को ऐसा होना चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर ने वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा और वर्कर्स को ऐसा होना चाहिए, ये उनका कहना था, ठीक है। चलिए पूछता क्वेश्चन में पूछता है कल कब बना माइनिंग, केवल याद करना पड़ेगा क्या सर। बच्चा ऐसा क्वेश्चन मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस पूछने को 100 क्वेश्चन पूछता है एंड उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेतुका क्वेश्चन, बेतुका मतलब कि सर डेट पूछता है, उसके आंसर शीट में कुछ होगा, आप कुछ और आंसर शीट याद करके जाओगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आप 110% श्योर हो, ठीक है। आपको स्कोर नहीं करना, आपको टॉपर बनना है, ठीक है ना। आपको स्कोर नहीं करना है, स्कोर कोई भी कर लेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करना है, यानी आप गलत का चांस, आप गलत वर्ड भी नहीं यूज कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को एकदम इग्नोर करेंगे, देखते के साथ इग्नोर, कुछ नहीं। अगर आपने रटा भी है, ठीक है, तो उसको एट द एंड ऑफ द ऑप्शन के लिए रखेंगे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे जो कि हमको एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता है तो हम उसको यूज करें। ये स्ट्रैटेजी बच्चा तुमको अपनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, और खास करके बिहार बोर्ड में, चाहे वो मेरा पेपर बीएसटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो तुम्हारा अकाउंट्स हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि 110% श्योर हैं, तभी वो क्वेश्चन बनाएंगे। अनलेस ऐसा क्वेश्चन जहां पे मतभेद हो सकता है, एक आध दो जगह आंसर अलग है, आपको कुछ और आंसर दे रहा है, गूगल कुछ और आंसर दे रहा है, चैट जीपीटी कुछ और आंसर दे रहा है, मेटा एआई कुछ और आंसर दे रहा है, तो ऐसे आंसर्स की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। क्लियर है जॉनी भाई। सर सी फॉर्म कैसे भरें, सीयूईटी का फॉर्म, अभी रुक जाओ बच्चा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। सीयूईटी का फॉर्म भी भरा जाएगा, आप थोड़ा होल्ड करो, कुछ ग्लिचेस जो बीच में आ रहा है उसको क्लियर हो जाने दो, नहीं तो आप उस ग्लिच का शिकार हो जाओगे, ठीक है। अभी तुरंत तो रिलीज हुआ, इतना हड़बड़ाना क्यों है, 2-4 दिन वेट करो, 2-4 दिन ग्लिचेस को देखो, यूट्यूब पे रिव्यू वीडियोस आएंगे कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं भरना है। हम लोगों ने एक डेट तय किया है, ठीक है, एक डेट हम लोग स्टेबल करेंगे, संडे का डेट हम लोगों ने रखा है, संडे को हम लोग आएंगे एंड आफ्टर हम लोग सब लोग साथ में भर के ही, साथ में बैठ करके ही सारा फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। आप अपने दोस्तों से पूछ लेना कि कब ऐसा टाइम रखा गया और कब आना है, तो आप आकर के फॉर्म फिल कर सकते हो, इश्यूज, ठीक है। चलिए हाँ विधायक जी, ठीक है विधायक जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया और यहाँ पे ये चैप्टर भी क्या हो गया, दी एंड, यानी चैप्टर नंबर 2 आपका हो गया है ओवर, जिसमें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, 3 नहीं 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि सर इसमें क्या है ना कि कुछ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि सेम टू सेम सिंबलाइज कर रहे थे, कहां से, तो सर दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया था हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग they can do it in the best and cheapest way, that is the appropriate definition of scientific management, और आपको यही लिखना है। इसके
कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, बस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू टेलर, इस तरीके से। देन आफ्टर फिर हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट आए, उसको यूज करने के लिए कुछ टेक्निक्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। देन आफ्टर फिर हम लोगों ने पढ़ा सर जनरल मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट विच वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल, और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आया, जिसमें मैं 2-3 रिकॉल करूंगा। सबसे पहले आपके पास जो इंपॉर्टेंट आएगा स्कैलर चेन, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इक्विटी, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है स्पिरिट डे कॉर्प्स, और चौथा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, और इन चारों को आप अच्छे से थोड़ा आंसर बना करके, ठीक है, आंसर बना करके लिख करके आओ, ठीक है, और लिखो, उसको प्रैक्टिस करो। क्लियर है? चैप्टर नंबर 2 में बस इतना है। आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है अब आवाज? आवाज आ रहा है बच्चा? आवाज। गिव मी 2 minutes, 2 minutes ओनली। चलिए, आवाज आ रहा है अब? एक बार यस कर दीजिए, देन आफ्टर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर होगा वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। देन आफ्टर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो टेलर ने नहीं दिया है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ए बी सी डी। जल्दी। फैजान कौन है? फैजान तुम्हारा दोस्त है बच्चा, विधायक जी हैं, विधायक जी हमारे सीसी के विधायक हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी। डी गलत। प्रिंस गेमिंग, ध्यान दो इधर। द करेक्ट आंसर इज बी, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर? ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें? द करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेनरी फ्योल वॉज अ, क्या है हेनरी फ्योल? साइंटिस्ट तो नहीं था भैया, अकाउंटेंट नहीं था, प्रोडक्शन इंजीनियर नहीं था, बच कौन सा गया? माइनिंग इंजीनियर, ठीक है, इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट तो वो था, ठीक है। बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या दोनों? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। जल्दी। बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज?
द करेक्ट आंसर इज ए, द कॉस्ट डिक्रीज, क्योंकि यहां पे सब कुछ पहले से एक्सपेरिमेंटाइज्ड होता है और ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला, मेंटल वर्क इज अ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या कुछ नहीं। मेंटल वर्क इज, मेंटल वर्क इज, चलिए चलिए, करेक्ट आंसर। अगला, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। हम लोगों ने मेंटल रेवोल्यूशन टॉपिक जो है वो कहाँ करा है, याद है आपको? तो वो पॉइंट भी मेंशन करिए कि आखिर मेंटल रेवोल्यूशन कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो मेंटल रेवोल्यूशन लेकर के आया था। जल्दी से नाम मेंशन करिएगा, ऑप्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नाम मेंशन कीजिएगा। प्लानिंग में गलत, गलत गलत जॉनी भैया, गलत। मेंटल रेवोल्यूशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं गलत। मेंटल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर, कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये प्रिंसिपल है जो आपके मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब कि एफ डब्ल्यू टेलर ने बोला कि मेंटल रेवोल्यूशन को ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी ब्राउट कौन किया था, लाया कौन था, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, चलिए याद करिए, याद रखिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अगला, सेवेंथ, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, कौन कौन से हैं? टेलर यानी एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो उन्होंने बात किया था मोशन स्टडी के बारे में, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, या फिर मोशन स्टडी, फटीग स्टडी और टाइम स्टडी, सबके बारे में? कौन सा एक्सपेरिमेंट, यानी द टेक्निक्स? द करेक्ट आंसर इज सी, सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो वर्कर्स को पेमेंट दिया जाता था कैसा दिया जाता था? बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा, या बहुत ही ज्यादा, और नन ऑफ दीज? सर आपका क्लास रेगुलर क्यों नहीं होता? ऑल्टरनेट बेसिस पे बच्चा हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर हो जाए, टाइम का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट कोशिश है। आज से कल भर में आपको नोटिस मिल जाएगा कि हमारा क्लास रेगुलर है। चलिए, यहां पे हो जाएगा लो। उसके बाद, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, नाम लिख करके बताइएगा, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा नाम, पूरा नाम लिख करके बताना है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, नाम लिख करके बताइएगा पूरा। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज बी, 10 नंबर। प्रोडक्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, प्रोडक्शन इन होगा, सॉरी यहां पे प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारा प्रोडक्शन कम होता था या ज्यादा होता था? चलिए, द करेक्ट आंसर इज ए, मैक्सिमम। वेरी गुड। उसके बाद है फिर, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे, द concept is given here, one best way to perform a task. Which technique of scientific management is defined in the sentence? Is it universal? Is it flexible? Is it absolute? or is it behavioral? पूछना कुछ और चाहते थे, पूछ कुछ और दिया गया। कौन सा वर्ड बेस्ट डिफाइन कर रहा है? यूनिवर्सल,
फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल? द करेक्ट आंसर इज डी, वेरी गुड। चलो, मेरे को लगा कि आप लोग आंसर नहीं बताओगे, बट वेरी गुड, बिहेवियरल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि मैनेजमेंट ओनली हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो वन बेस्ट पॉसिबल वे को अडॉप्ट करना जरूरी होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स, वर्कर्स को क्या मिला? बेनिफिट हुआ या लॉस? साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स को लॉस हो गया। चलिए, द करेक्ट आंसर इज बेनिफिटेड। ठीक है, लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आपके क्वेश्चंस को करें तो प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर, हाँ बताइएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल या ऑल ऑफ दीज? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल या ऑल ऑफ दीज? डी 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 डी, वेरी गुड। चलिए, who was the father of scientific management? Who was the father of scientific management? वेरी गुड, एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने प्रोपाउंड किए, बताए? चलिए, ठीक है, अगला आंसर। हेनरी फ्योल बॉर्न कहाँ हुआ था, मतलब नहीं। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल? जल्दी, ये क्वेश्चन आता है और आएगा हर साल की भांति, इस साल भी ये क्वेश्चन आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, और ये शुरू के 10 क्वेश्चंस में ही आपको देखने को मिलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। द करेक्ट आंसर इज सी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये यूनिवर्सल है और ये बिहेवियरल है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। हाँ, ये बताइए, विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट? करेक्ट आंसर इज बी, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, बी, वेरी गुड। अभी देखो क्या है ना, 60 पीपल्स आर लाइव, 60 पीपल्स, हाँ, अराउंड 44 टू 50 पीपल। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, अगर शेयर कर दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो आप बना रहे हो, आपके भी फ्रेंड्स को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, मेंटल चेंज या इंडस्ट्रियल चेंज? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, द करेक्ट आंसर इज सी, मेंटल रेवोल्यूशन लेकर के आए थे। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हाँ ये बता सकते हैं, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर विच एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी, सॉरी इंटरचार्जेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन?
अलग अलग तरह का आंसर आ रहा है, किसी का बी, किसी का ए, किसी का सी। द इंटरचार्जेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर पार्ट एंड प्रोडक्ट, इंटरचार्जेबिलिटी, इट नॉट चेंजेबिलिटी, इट्स चार्जेबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज मेथड स्टडी, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। उसके बाद बस इतना ही क्वेश्चंस था आपके पास, यानी कि 26 से 30, 25-30 क्वेश्चंस था, हम लोगों ने अभी कर लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बीच में थे जो इग्नोरिंग पार्ट में थे। इग्नोरिंग पार्ट कहने का मतलब कि सर उसका एग्जैक्टली बता देना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल तो बताया जा सकता है, मगर हाँ आंसर शीट में वहाँ क्या मेंशन है उनके पास वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चंस करवाया गया आप उतना अच्छे से कर लो, एंड देन आफ्टर फिर ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 2 में से कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे अपना। द चैप्टर नंबर 3 इज बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।